हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। तो चलिए, बेहतर होने के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, आज का 29 सितंबर 2020 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और आज का सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या हमारा आज का सेशन कह रहा है। लेकिन उसके पहले हम लोग आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ मॉर्निंग में बिस्तर से उठिए, मतलब जब भी आप बेड से उठिए तो एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बहुत बड़े बनाने की तुरंत ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य बनाइए और कहिए कि आज मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगा। और जब रात में आप आइए तो मन की संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, आपने जो लक्ष्य तय किया था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कोई भी इफ़ बट नहीं होना चाहिए, यानी किया है मतलब किया है। तो अगर छोटे छोटे लक्ष्य को आप पूरा कर ले रहे हैं तो ये जो आपका मेन टारगेट है उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहिए, जुनून के साथ लगे रहिए, आप कर्तव्यनिष्ठ होकर के रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले अभी भी आपका एक फ़र्ज़ है, वो ज़रूर करिए। वो क्या है? चैनल इस लेक्चर को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले हैं प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्या है, सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे किया गया? राजेंद्र कुमार को किया गया है। किसे किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर हम ESIC की बात करें, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात करें, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। क्यों इसकी स्थापना की ज़रूरत पड़ी? तो अगर कार्यस्थल पर ही अगर बीमारी के कारण, चोट के कारण, किसी भी रीज़न से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देखभाल करने के लिए क्या किया गया? इसका क्या किया गया? गठन किया गया। और गठन जो किया गया वो किस एक्ट के तहत किया गया? 1948 एक्ट के तहत इसका क्या किया गया? गठन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 से 27 सितंबर 2022 तक रोष हसना त्यौहार मनाया गया है। यह किस धर्म से संबंधित है? कौन सा है? हसना। कौन सा हसना? रोष हसना। ये जो त्यौहार है ये किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। किससे संबंध है? यहूदी धर्म से संबंधित है। ये नव वर्ष का प्रतीक है। ये जो त्यौहार है रोष हसना यहूदी धर्म का, ये 25 से 27 सितंबर मनाया गया और ये यहूदी धर्म का त्यौहार है, नव वर्ष का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर की हिंदू कह रहे हैं हिब्रू, ये जो हिब्रू कैलेंडर है, हिब्रू कैलेंडर की जो शुरुआत है वो हसना त्यौहार से होती है। इस कैलेंडर की शुरुआत हसना त्यौहार से हुई है। और यहाँ पे जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करके इस लोगों को विश करते हैं, यहाँ पे यहूदी लोग क्या कहते हैं? लशना तोबा कहकर एक दूसरे को क्या करते हैं? ये लोग विश करते हैं, बधाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है? ये यहूदी धर्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 2022 में रोष हसना 25 सितंबर को मनाया गया और इसको यहूदी धर्म में नए साल के रूप में मनाया जाता है। ये सितंबर या अक्टूबर के अंग्रेजी कैलेंडर महीनों के साथ मेल खाता है। तो ये है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो इसके सारे पॉइंट नोट करिए और अपना इसको ध्यान देते हुए पढ़िए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर इसको देखते हैं। कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में हमें विचार करना है। ये कई कूट हैं, इन कूट में हम देखेंगे कि कौन सा एकदम करेक्ट हो रहा है। तो चलिए, कह रहा है दादा साहब फाल्के की शुरुआत 1969 में हुई थी। बिल्कुल सही कह रहा है कि दादा फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1969 में हुई थी। और देविका रानी ऐसी हैं जो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी। देविका रानी दासे दादा साहब और दादा साहब देविका रानी जो हैं इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी। ये आपको ध्यान रखना, यानी ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को यह पुरस्कार क्या किया गया? मरणोपरांत दिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड थ्री स्टेटमेंट क्या है? राइट है। अब दादा साहब फाल्के क्यों चर्चा में आए?
दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों चर्चा में आया? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को। ये देखिए यहाँ मैंने लगा दिया है कि आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दादा साहेब पुरस्कार 2020 का दिया गया है। कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, 2020 का दादा साहब पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया? आशा पारेख जी को दिया गया है। किसे दिया गया? आशा पारेख जी को। ये क्या हैं? एक अभिनेत्री हैं। क्या हैं? एक अभिनेत्री हैं। और 30 सितंबर को ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। 30 सितंबर को ये कौन से 68वां जो फिल्म पुरस्कार समारोह होगा, 68वां फिल्म पुरस्कार समारोह में इनको जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के द्वारा इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इनकी जो स्टार्टिंग करियर हुई थी, इनकी जो करियर की स्टार्टिंग हुई थी वो एक फिल्म थी माँ थी, उसी से इनकी क्या करियर की शुरुआत होती है। उस टाइम ये 10 साल की उम्र की थी, 10 साल की थी, तभी से इनके स्टार्टिंग करियर की स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से संबंधित जितने फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि 1969 से स्टार्ट होता है ये। और पहला जो था देविका रानी को दिया गया था और मरणोपरांत मैंने बताया पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को दिया गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसी बात पर अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं कब मनाते हैं रेबीज़ दिवस। तो जो रेबीज़ दिवस है वो 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 28 सितंबर को मनाते हैं। ये रेबीज होता किससे? कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। और इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया। इस हाइड्रोफोबिया में होता क्या है? हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? डर लगता है। किससे डर लगता है? फोबिया मतलब डर, किससे डर? तो हाइड्रोफोबिया लिखा है तो पानी से डर लगता है। इसमें क्या हो जाता है? पानी से डर लगता है। अगर बात करें विश्व रेबीज की तो ये शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2007 से हुई थी। कब हुई थी? 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर मैंने लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए कि हर साल क्या करते हैं? 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और हर साल 28 सितंबर को इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 28 सितंबर को ये मनाया जाता है। क्लियर? और क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या था? पुण्यतिथि के तौर पर। किसकी पुण्यतिथि? तो किसकी पुण्यतिथि? जिन्होंने रेबीज का टीका क्या किया था? रेबीज का टीका खोजा था। अब रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो वो लुई पाश्चर जी हैं। लुई पाश्चर के द्वारा क्या किया गया था? रेबीज का टीका खोजा गया था। तो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के मौके पर ये मनाया जाता है, जिन्होंने पहली रेबीज की वैक्सीन क्या की थी? विकसित की थी। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है 2020 की? रेबीज़ 1 हेल्थ ज़ीरो डेथ ये है थीम। तो नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान है। इस वर्ष रेबीज डे की थीम 0/30 लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि पहली बार ये 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और है, 1 मिनट। हाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी से क्या, और इसमें होता क्या? पानी से डर लगता है। और ये किस रेबीज जो है, 1 मिनट, ये जो है रेबीज ये किस वायरस से होता है? तो रेहेब्डो वायरस से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इससे संबंधित जितने फैक्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक परीक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भागीदारी की है? तो इसमें किसने भागीदारी की है? तो इसमें किया है INS सुनयना ने। कैसे आप याद रख सकते हैं? संयुक्त समुद्री बल सुनयना, समुद्री सुनयना। ठीक है, ये सात से समुद्री, सात से सुनैना, इसी से कर ही सकते हैं, समुद्री सुनैना।
ठीक है। समुद्र की लहरों को सुना जाता है, समुद्र की लहरों को फील किया जाता है, सुना जाता है, तो सुनैना, ठीक है। तो ये भी आप रख सकते हैं। सदर्न रेडीनेस में क्या क्या है, भाग लिया INS सुनैना ने किया है। 24 सितंबर को इसका वार्षिक प्रशिक्षण हुआ है। तो इसमें भाग लेने के लिए कहाँ गया है, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में गया है। ये कहाँ गया है, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में गया है। सेशल्स में भाग लेने कहाँ गया है, सेशल्स में गया है। और यह क्या करेगा, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए जो भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता है उसको पुष्ट करता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यही केवल नहीं, इवन ये जो गया है ये क्या कह पहली बार जो है भारत इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग ले रहा है। इसमें जो है भारत पहली बार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। यानी जो अगर इसका उद्देश्य जो है, ये जो स्टार्ट किया गया है ये अभ्यास जो है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वही अवैध समुद्री अधिकार का विरोध करना है। अवैध तरीके से जो समुद्र पर अधिकार कर ले रहे हैं उनका ये जो अभ्यास करने का अर्थ है उनका विरोध करना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम INS सुनैना की बात करें तो ये जो है ये दक्षिणी नौसेना कमान के तहत, किसके, दक्षिणी नौसेना कमान के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। कौन से, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। किसके तहत, दक्षिणी नौसेना कमान के तहत। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 150 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना। और ये INS सुनैना जो है, जो नौसेना की महासागरीय निगरानी है और गश्ती है, उसकी बढ़ती ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 मिनट। सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो सऊदी अरब का जो नया प्रधानमंत्री बनाया गया वह है मोहम्मद बिन सलमान। ये मैंने इमेज यहाँ दे दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये सऊदी अरब के सबसे बड़े मतलब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ क्या था कि जो इनके पिता हैं उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। क्या है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सलमान बिन अब्दुल अजीज। इन्हीं के ये बेटे हैं। तो इन्होंने ही क्या किया, अपने बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया, प्रधानमंत्री घोषित किया। और इनके जो दूसरे बेटे हैं उनका नाम है प्रिंस खालिद। इन्होंने क्या किया है, रक्षा मंत्री घोषित किया है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ की जो सऊदी की जो राजधानी है वो क्या है, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। क्या है, रियाद है। और सऊदी अरब देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब जो है, अभी लोकेशन दिखा दूंगी, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित क्या है, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्र है। और इसके उत्तर में जो है, इसके ये समझ लीजिए क्या है, सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब के उत्तर में जो है क्या है, इसके उत्तर में जॉर्डन और इराक है। आप मैप देखते रहिए, मैं बोल रही हूँ कि इसके जो उत्तर में क्या है, जॉर्डन इराक है। उत्तर पूर्व में कुवैत है, अभी मैं मैप दिखा दूँगी। पूर्व में फारस की खाड़ी है, कतर है, ओमान है, तथा दक्षिण में यमन, अदन, मस्कट है। ठीक है, फारस की खाड़ी इसकी पूर्वी सीमा पर है। और यहाँ का जो सऊदी अरब है, यहाँ का लगभग 1/3 भाग क्या है, रेगिस्तानी है। अगर देखा जाए तो रब अल खाली ये सबसे बड़ा यहाँ का क्या है, मरुस्थल है, जो दक्षिणी भाग में स्थित है। और करीब 2,50,000 वर्ग मील में ये क्या है, फैला है। यहाँ पर 2 बड़ी झीलें भी हैं और पूर्वी भाग में पाताल तोड़ कुएँ भी बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ की जनजाति की बात करें, सऊदी की जो जनजाति है वो क्या कहलाती है, बद्दू कहलाती है। क्या कहलाती है, बद्दू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार के किसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए, जितना स्टार लगाना लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे CDS के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार ने किसे CDS के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे किया, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। सेकंड जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, सेकंड। तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट CDS जो थे, फर्स्ट CDS वो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे, जनरल बिपिन रावत। इनकी क्या हुई थी, हेलीकॉप्टर, इनकी क्या हुई थी, तमिलनाडु में निधन हो गई थी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी दुर्भाग्यवश क्या हुई थी, निधन हो गया था तमिलनाडु में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। CDS होता क्या है? CDS ये जो है तीनों सेनाएं जो होती हैं उन तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय का काम करता है। और ये 4 स्टार का क्या होता है? जनरल होता है, जनरल होगा। ये देखिए यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ है न्यूज़पेपर का कि इनकी मृत्यु के बाद, जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु के बाद यह पद खाली था और पद रिक्त होने के 9 महीने से अधिक समय के बाद इस पर नियुक्ति की गई है। तो अनिल चौहान को क्या किया गया? नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है और ये कार्यभार ग्रहण करेंगे। लगभग 40 वर्षों के अधिक के अपने करियर में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव है। तो यही है अनिल चौहान, ये देख सकते हैं आप लोग, इन्हें नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 सितंबर 2022 को कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। 28 सितंबर को कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? अयोध्या। कहाँ पर किया गया है लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। वहाँ पर एक चौक था जिसका नाम था न्याय चौक। क्या था? न्याय चौक। तो इसी न्याय चौक के स्थान पर अब क्या होगा? इसका नाम क्या कर दिया गया है? लता मंगेशकर चौक। न्याय चौक का नाम के स्थान पर अब इसका नाम क्या कर दिया गया? लता मंगेशकर चौक नाम कर दिया गया। ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पर क्या किया? ये देखिए वीणा, और एक वीणा की प्रतिमा का भी शुभारंभ किया गया है। वीणा की प्रतिमा का भी, ये देखिए ये वीणा की प्रतिमा है और इस वीणा की प्रतिमा में सरस्वती माता की आकृति उकेरी गई है। ये देखिए ये वीणा, इसका भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान, अगर बात करें लता मंगेशकर जी का, तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इनसे संबंधित क्वेश्चन कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च रत्न है, भारत रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है, वो कब मिला था? 2001 में मिला था। और इन्हें फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, द लीजन ऑफ ऑनर, ये भी इन्हें प्रदान किया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये जो अयोध्या में स्वर कोकिला नाम से जो जानी जाती हैं लता मंगेशकर जी, इनका जो लता मंगेशकर चौक का निर्माण जो है किस नदी? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। और ये कितने करोड़ रुपए में अनुमानित है ये सब हमें मैटर नहीं करता है कितना है, बस ये ध्यान रखिएगा सरयू नदी के तट पर ये स्थित है। और ये इसमें जो वीणा है, वीणा 14 टन वजनी है। ये है वीणा जो है 14 टन वजनी है और 40 फीट है। कितना फीट लंबा है? 40 फीट इसकी लंबाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको बनाया कौन है? तो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, उन्हीं जो वो मूर्तिकार हैं जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो राम सुतार ने ही इस वीणा को बनाया है। और वीणा में कमल के पुष्प, माँ सरस्वती का चित्र भी क्या किया गया है? उकेरा गया है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन है? ओडिशा राज्य है। तो देश में पहली बार किसी राज्य ने अपने यहाँ की जनजातियों का क्या किया है? एनसाइक्लोपीडिया शेयर किया है। और यहाँ पे ये जो विश्वकोश है ये 5 संपादित संस्करण में लॉन्च किए गए हैं। 5 संपादित संस्करण इसके लॉन्च किए गए हैं। और इन सभी 5 संपादित संस्करणों में देखा जाए तो 3800 पेज और 418 रिसर्च पेपर शामिल हैं। और जिनमें सभी 62 अनुसूचित जनजाति समुदाय और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के बाद आदिवासी लोग ओडिशा की कुल आबादी का कितना है? 22.85% हैं। और कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उनकी संख्या देखा जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में अधिक है। ओडिशा में देश में पाए जाने वाले विविध आदिवासी समुदाय हैं और इस राज्य में देखा जाए तो 62 जनजातियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कहाँ पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। कहाँ के सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है आपका यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है V से वेरी, SHO का मतलब है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, R से हो जाएगा रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, A से हो जाएगा एयर, D से हो जाएगा डिफेंस, S का हो जाएगा सिस्टम। तो अभी क्या किया है? DRDO ने कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। और कहाँ पर किया है? ये किया है ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण
किया गया है। और ये आधुनिक तकनीकों से लैस यह जो नई मिसाइल है ये सशस्त्र बलों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। और ये जो आपका कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है इसको किसके द्वारा, DRDO के हैदराबाद, एक मिनट मैं इसको हटा दे रही हूँ, DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और ये मिसाइल जो है कम दूरी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली वस्तुओं को मार गिराने के लिए बनाई गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र ऐप किससे संबंधित है, बाल यौन शोषण से संबंधित है। नोरू और यान क्या है, चक्रवात है। नेक्स्ट क्या है, किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाइकोथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। हरमन केस्टन पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई, मीना कंडासामी को। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, इटली। डबल स्टार डायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट के बारे में बताना है, यह एक परियोजना जिसका नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है। गलत। मिशन में अंतरिक्ष यान को डिडीमोस क्षुद्रग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त, गलत है, ये भी डिडीमोस से नहीं है, कल मैंने डिस्कस किया था, यानी यहाँ दोनों रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये यहाँ देख लीजिए कि ये देखिए डिडीमोस नहीं, डिमोफोर्स से क्या करना है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये यूरोपीय एजेंसी का नहीं बल्कि नासा का है। किसका है, नासा का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मशाला घोषणा किससे संबंधित, पर्यटन से संबंधित है, क्योंकि 27 सितंबर को क्या मनाया गया है, अभी पर्यटन दिवस मनाया गया, तो उसी पर यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, और यहाँ जोड़ सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय, ये भी आप जोड़ सकते हैं, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को। और गैंडों के लिए एबॉट ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाएगा असम काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए जो भी नए व्यूवर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, और ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।